12 साल हो गए जब पूरा देश निर्भया के लिए सड़कों पर खड़ा था, आंदोलित था। सारे देश के दिल में एक आग जल रही थी कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी। 12 साल बीत चुके हैं और 2024 में हैं हम। देश एक बार फिर आंदोलित है और इस बार कोलकाता की लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के पीछे लोगों के अंदर इतना गुस्सा है। लेकिन इस दोनों केसेस में एक समानता है और बड़ी अजीब सी समानता है। इस दोनों केस में जो दरिंदे थे, मुख्य अभियुक्त, मुख्य आरोपी, पहले केस में, निर्भया के केस में राम सिंह नाम का वो दरिंदा था और इस केस में संजय राय नाम का दरिंदा है। 2012 में मैं छात्र था, मुनिरका की उसी जगह पे रहता था जहां पे निर्भया के साथ वो दरिंदगी हुई। हमारे साथ मुनीश देवगन जी हैं। 2012 में निर्भया के अपराधियों का इन्होंने इंटरव्यू लिया था, उस जेल तक ये पहुंचे थे, उस नाबालिग से भी ये मिले थे जिस पर सबसे जघन्य उस पूरे घटनाक्रम में अपराध करने का आरोप था। राम सिंह से भी मिले थे। और इन दोनों मुख्य अपराधियों में, हत्यारों में क्या समानता है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा इन दोनों केसेस में और क्या सिमिलैरिटीज है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मनीष जी, स्वागत है आपका। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं निर्भया और अभया, एक तो दोनों जो नाम दिए गए हैं, क्योंकि भारतीय कानून रेप पीड़िता का नाम उजागर करने की इजाजत नहीं देता है। निर्भया और अभया दोनों का अर्थ एक तरीके से सिमिलर है, एक ही अर्थ है जो निडर। लेकिन हमारे देश में निर्भया के बाद भी कानून बने। अब जो 2024 में ये घटना हुई है, राम सिंह से आप मिले थे और संजय रॉय को आप देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। कल भी ये चर्चा हो रही थी कि दोनों मुख्य हत्यारों में, मुख्य आरोपियों में क्या सिमिलैरिटीज है। इन दोनों केसेस में इसके अलावा और क्या समानता दिखती है वो हम सिमिलैरिटीज पे भी आएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सिमिलैरिटीज की बात करें तो सिमिलैरिटीज तो बहुत हैं। एक तरह से मुझे ये रिश्तेदार लगते हैं, खून वाले भले रिश्तेदार ना हो, लेकिन एक तरह की सनक, एक तरह की दरिंदगी। और निर्भया की आपने बात की, 2012 का वक्त आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस दौरान जब ये जघन्य अपराध हुआ था तो हमें लगा था कि यार अब रेप शायद भारत में कम हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई थी, गुनाइल की जो है वो कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी एक के बाद रेप हुए। और अभया और निर्भया दोनों के जो आरोपी हैं, समानता ये है कि उस वक्त जो राम सिंह थे मुख्य अक्यूज्ड, उनके साथ 4 लोग और थे, वो जॉय राइड पे निकले हुए थे। यानी वो उनका ये कहना था, जब हम लोगों ने तिहाड़ के अंदर जाके उनसे बात की, जब उनको पकड़ा गया और कैदी लगातार उनकी पिटाई कर रहे थे, रोज कोई ऐसा दिन नहीं बीता था जब राम सिंह की जेल के अंदर पिटाई नहीं होती थी। यानी वो जो गुस्सा बाहर था वो अंदर भी था, जेल के अंदर भी था, क्योंकि जेल के अंदर जो जाता है, जो हत्याकांड करके जाता है तो वो कहता है जी मैं राजा हूँ। लेकिन जो रेपिस्ट होता है उसको, जो जेल के अंदर के जो हत्याकांड करके पहुंचे होते हैं, जो बब्बू भाई, बॉबी भाई, जो भी अंदर होते हैं, राजा भाई, वो कहते हैं भैया हमारी भी माँ और बहन बाहर हैं। यानी तिहाड़ की दहाड़ नाम से उस समय एक शो किया था कि जेल भी कांप गई थी, जिस तरह का जघन्य अपराध था वो। लेकिन उस वक्त जब राम सिंह से बात हुई, 1% भी उसको शिकवा नहीं था कि जो भी उसने किया। उनका ये कहना था कि वो बस में निकले थे, जॉय राइड के लिए निकले थे। यानी वो किसी तरह की एक ऐसी लड़कियों की तलाश में थे जिनसे वो उस दिन मतलब घर से निकले थे जॉय करने के लिए, यानी उनके साथ ही भी निकले थे। लेकिन निर्भया रास्ते में मिल जाती है। बुरा दिन था उनका और जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उसके बाद क्या हुआ सारा दुनिया, सारा देश जानता है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो अपराध हुआ कोलकाता में, ये बंदा पहले एक रेड लाइट एरिया में जाता है जी, सेक्स वर्कर्स के बीच, वहां से वापस आता है, पॉर्न मूवी देखता है, छेड़छाड़ भी करता है। उसके बाद सेमिनार हॉल कैसे पहुंच जाता है। तो सिमिलैरिटी देखिए, वहां निर्भया अचानक टकराई, निर्भया के लिए नहीं निकला था वो राम सिंह। यहाँ पर ये सनकी भी सीधा इनके लिए नहीं निकला था, किसी तरह सेमिनार हॉल में पहुंचता है और देखता है कि सेमिनार हॉल में कोई रेस्ट कर रहा है, और रेस्ट कर रही होती हैं वो लेडी डॉक्टर, वो ट्रेनी डॉक्टर। और उसके बाद जो सिमिलैरिटीज ये भी देखिए कि वो जो पॉर्न मूवी और वो जो काम करने के लिए निकले थे उस रात, तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ये रिश्तेदारी सनक की रिश्तेदारी है, दरिंदगी की रिश्तेदारी है, सोच ऐसी है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है। उस वक्त भी हमें लगता था जी कि कांग्रेस की सरकार है, कोई ऐसा कानून बना देना कि 7 साल तक तारीख पर तारीख मिलती रही। इतना लंबा हुआ कि 7 साल से ज्यादा वक्त लगा उनको टांगने में। बिल्कुल 2020 में ये राम सिंह को तो अंदर ही
हत्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, या सुसाइड कहा जाता है, सुसाइड कहा जाता है। मैंने तिहाड़ के जेलर से बात की, कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर ली, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है जो कैदी उनकी रोज पिटाई करते थे ना, उनको आत्महत्या का मौका नहीं देते। तो ये हालांकि थोड़ा डिबेट वाला विषय है, लेकिन जेल की ओर से जो मैसेज आया, पूरी दुनिया को बताया गया कि राम सिंह ने आत्महत्या कर ली। लेकिन एक ऐसा आदमी आत्महत्या क्यों करेगा? आप जब उससे मिले थे, आपने बताया कि कोई पछतावा नहीं था, कोई उसको उस रात के लिए रिग्रेट नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं। तो फिर ऐसा आदमी आत्महत्या करेगा? इसके बारे में भी यही बात आ रही है, कोई शिकवा नहीं। सीबीआई की पूछताछ में वो बता रहा है कि उस रात क्या किया उसने, और उस पर कोई अफसोस नहीं। राम सिंह का ये कहना था कि मेरी पिटाई होती, पिटाई तो उनकी हो रही थी जी, कि बैरक के इर्द गिर्द जो कैदी थे बहुत गुस्से में थे कि ये करके क्या है, कैसे रॉड का इस्तेमाल कर दिया इसने। मतलब भारत में ऐसा इससे पहले गैंगरेप नहीं देखा था पूरे भारत में, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, फेंक गए आप, मतलब बिना कपड़ों के, और इतना ब्रुटैलिटी उसमें की गई थी। स्पेशली उनमें जो एक नाबालिग था जी, जो एक सुधार गृह में रखा गया था, उस सुधार गृह तक भी हम पहुंच गए थे। 17.5 साल का नाबालिग, क्योंकि कानून के दाव पेच ऐसे हैं कि मैं आपको उनका नाम, उनकी वेशभूषा नहीं बता सकता, किसी तरह हम वहां तक भी पहुंच गए। उस नाबालिग जो कहते हैं कि निर्भया मामले में सबसे ज्यादा ब्रूटल वो नाबालिग था, नाबालिग और राम सिंह। हाँ, तो उस नाबालिग को भी आपने उसकी शक्ल देखी थी। एक आम जैसे लड़के होते हैं 18-20 साल की, वैसा था। लेकिन चूंकि कानून के हिसाब से हम उनको दिखा नहीं सकते थे कैमरा पे, किसी तरह हम वहां पहुंच तो गए थे उस सुधार गृह में, हमने शूट भी कर लिया, लेकिन वो दिखा नहीं सकते थे। यानी कानून कुछ ऐसा है कि आप रिवील नहीं कर सकते उसकी आइडेंटिटी। उसी के बाद सरकार ने जुवेनाइल की एज 16 कर दी थी। यानी अपराध अगर 16 साल की उम्र में इतना जघन्य करेगा तो उसको भी सजा वैसी ही होगी जो राम सिंह और बाकी लोगों को, एक वयस्क आदमी के बराबर सजा। तो ये बड़ा बदलाव हुआ था। दूसरा उसमें बड़ा बदलाव ये हुआ था, निर्भया फंड उस समय की यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था, जिसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाता है। यानी आपने फंड बना दिया, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी इसके लिए किसी ने इस पे वो नहीं किया। मुझे लगता है लगातार हम कल निर्भया की वकील से भी बात की, और अभी जो अभय के वकील हैं विकास, उनसे भी हमने बात की। सबसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कानून नहीं बन सकता है कि इतना लंबा अरसा 7 साल का ना लगे, सिद्ध हो जाए, मैच हो जाए कि भैया हाँ इसने रेप किया है, तो उसको उसके कुछ महीनों में टांगिए। बिल्कुल, अगर उसने दिल्ली में किया है तो इंडिया गेट में टांगिए, अब कोलकाता में किया तो हुगली में टांगिए ब्रिज पर, और मुंबई में किया है तो गेटवे ऑफ इंडिया पे टांगिए। ये कानून बनाना पड़ेगा लॉ मेकर्स को। ये हम और आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन लॉ मेकर्स को कानून बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है वक्त आ गया है, क्योंकि कोई ऐसा दिन बीत ही नहीं रहा है। अभी आप देखिए थाने से 2 जो बच्चियां हैं 4 साल की जी, उनके साथ जो हुआ बदलापुर में, पूरा शहर उतर आया है महाराष्ट्र में। तो ये रोज आ रहा है सामने, कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है कि रेप ना सुनने को मिल रहा हो। भारत में कोई ऐसा मिनट नहीं बीता जब रेप ना हो रहा हो। जो आंकड़ा है भारत में, एक दिन में 86 से 87 रेप का, हर 2 मिनट में 3 महिलाओं के साथ रेप रिपोर्ट होती है। शर्मसार करता है हमारे मुल्क को। हम एक तरफ दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, बनने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और एक तरफ क्या हम रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाया जाता था पहले दिल्ली, क्या रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाएंगे हम लोग? शर्म आनी चाहिए। मतलब क्या वक्त आ गया है, शिक्षा ऐसी दी जाए, समझाया जाए ऐसे लोगों को। और मुझे लगता है आदर्श, समझाने से शायद कुछ नहीं होगा। ज्यादातर लोग डरते हैं। भारत में ऑड इवन रख दिया जाए ना जुर्माना, तो ही ऑड इवन लागू होता है। यानी लोगों को लगता है यार आज ऑड इवन नंबर वाली गाड़ी सड़क पे लेके उतरूंगा नहीं तो चालान कट जाएगा, जुर्माना लगेगा। तो मुझे लगता है सजा देनी पड़ेगी आपको, डेटरेंस, जैसे अरब मुल्कों में दी जाती है। टांगना पड़ेगा आपको ऐसे लोगों को, ताकि बाकी लोग, सनकी लोग भी देखें कि भैया अगर महिलाओं को हम इस तरह से करेंगे तो हमें भी टांग दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। और 2013 में एक कानून भी बना, और कई चीजें उसमें जो है महिलाओं के लिए प्रावधान भी हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी बात हुई। लेकिन आप देखिए कि 2012 की जो घटना थी उसमें आरोपियों को फांसी कब मिलती है? 2020 में, यानी 8 साल बाद, एक ऐसे मामले में जिसमें पूरा देश आंदोलित था, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में निर्भया की चर्चा हुई। इस तरह से मजाक बनाने वाली बात है कि जो लोग कैंडल लेके उतर रहे थे 7.5 साल वो लोग इंतजार ही करते रहे। बिल्कुल। अब इसी केस में भी ये हो रहा है कि पूरा देश, वकील हों, डॉक्टर हों, स्टूडेंट्स हों, पूरा देश जगह जगह कैंडल मार्च लेके मतलब सड़कों पे उतर रहा है। लेकिन अगर इसमें भी 7-8 साल लगेंगे तो लोगों को तो भरोसा उठने लग जाएगा कि भैया ये तो, इसको 1% भी शिकवा नहीं है। अभी सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको बता दें अपडेट ये है इसमें कि 1% शिकवा नहीं है संजय रॉय को, कि उसने कह दिया मैंने कर दिया है, मुझे फांसी पे चढ़ा दो।
लेकिन आपको बता दें, अगर ये मानसिकता है तो उस मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा, आपको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जड़ से खत्म करने के लिए, जैसे पोलियो ड्रॉप आया है, भारत में पोलियो खत्म कर रहा है, तो आपको ऐसा इंजेक्शन लाना पड़ेगा सजा का, जो ऐसे अपराधियों को लगाया जाए पहले से ही, ताकि उनको पता रहे कि भैया हमें टांगा जाएगा। तो खौफ पैदा करिए। और इसमें कुछ और चीजें हैं। हालांकि जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, राम सिंह की शक्ल देखी थी आपने, उससे बात की थी, उससे इंटरव्यू किया था। संजय रॉय जो है, इसकी भी बातचीत आप सुन रहे हैं, इसका भी इंटरव्यू देख रहे हैं। ये जो दरिंदगी की मतलब सीमा पार कर देते हैं इस तरह के लोग, इनकी क्या मानसिक स्थिति होती है, क्या सिमिलैरिटी होती है, वो कौन सी परिस्थिति होती है जब आदमी बिल्कुल मानवता के सारे प्रतिमानों को तोड़ते हुए बिल्कुल दरिंदगी पे उतर जाए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपको बता दूं, चूंकि राम सिंह से भी बात की, पूरा केस स्टडी हम लोगों ने किया था। सेम संजय रॉय की अगर बात करें, सिमिलरिटी बहुत बड़ी नजर आती है जी। 4 बीवियां, 3 बीवियों को छोड़ चुका था, पिटाई करता था, चौथी बीवी की जान चली जाती है, कभी महिलाओं की इज्जत नहीं की, आसपास लड़ाई झगड़ा करता था। सेम राम सिंह के केस में क्या था, राम सिंह की केस में भी ये था कि उसने महिलाओं की इज्जत कभी नहीं की। बिल्कुल, क्योंकि पूरी केस स्टडी मैंने इनके ऊपर की थी 2012 में। आस पास इर्द गिर्द अपनी माँ की जो इज्जत ना किया हो घर में, वो बाहर जाके औरत की इज्जत नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कमी रह जाती है इनको अपब्रिंगिंग, कैसी हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में परवरिश, संस्कार नहीं दिए गए। तो जिसने औरत की इज्जत घर में नहीं की, वो बाहर कैसे करेगा। ब्रुटैलिटी जिस तरह से वहां रॉड इस्तेमाल की गई थी और यहाँ जो किया गया है, बिल्कुल शरीर का कोई अंग नहीं है जो नहीं तोड़ा गया है, आंखों में से खून निकला है, बोन तोड़ दी गई है, कोई हड्डी नहीं, मतलब दोनों केसेस की जो डिटेल्स है, मतलब जो ब्रुटैलिटी की आम इंसान नहीं है, हैवान है। वो बिल्कुल दोनों के अंदर, जो आदर्श पूछ रहा है, दोनों के अंदर हैवानियत का रिश्ता है। ये इंसानियत का रिश्ता नहीं है, ये हैवान है। इनकी वाइब मिलती है, इनका तरीका मिलता है, कैसे औरत को चोट पहुंचानी है वो मिल रहा है इनका। तो ये इंसान नहीं है, हैवान है। तो हैवानों को फिर हैवानों की तरह ही ट्रीट करिए। हैदराबाद का केस याद आ रहा है आपको, इनकाउंटर कर दिया गया। बिल्कुल, कई लोग मानवाधिकार कार्यकर्ता जो थे और तमाम लोग, महिलाओं के साथ रेप हुआ था, वहां भी एक वर्किंग महिला का मामला था जिसके साथ बलात्कार और हत्या का मामला हुआ था। उसमें पूरा देश आंदोलित हुआ। पुलिस ने आरोपियों का 1 हफ्ते के अंदर एनकाउंटर कर दिया था। कई लोग इसके खिलाफ भी थे कि कानून का राज ये नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इस घटना ने एक नजीर तो पेश की थी। हम अपने देश में कानून ऐसा चाहते हैं जो तुरंत प्रभावी, इफेक्टिव हो। हम नहीं कह रहे कि ये तरीका ठीक है, लेकिन हैवान के साथ कानून नहीं बनेगा तो जो लोकल जो प्रशासन होता है उसके ऊपर दबाव बन जाता है कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि इसने रेप किया है, लेकिन आप तो उसको खाना खिलाएंगे जेल का। तो मुझे लगता है कि इनको अब कानून में बदलाव करके लॉ मेकर्स को मिलकर बैठना पड़ेगा, सभी सरकारों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो ह्यूमन, जो आप कहते हैं कि भैया आ जाते हैं आखिरी में कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट सही नहीं है। आपको बता देते हैं, कल मेरी अभया के वकील से बात हुई, उन्होंने बोला जी, मैंने बोला इनको तो फांसी होनी चाहिए। निर्भया की वकील कह रही कि इस केस में फांसी बनती है क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। उन्होंने बोला नहीं जी, फांसी तो कॉलोनिज्म अंग्रेजों की देन है, फांसी नहीं होनी चाहिए। यानी अभया के वकील कह रहे हैं कि इसमें फांसी नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे हैं जी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारा वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा। मैंने विकास रंजन भट्टाचार्य, जो अभया के वकील है कोलकाता की, उसी ट्रेनी डॉक्टर के जो वकील हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया है कल। उन्होंने कहा है इसमें फांसी नहीं होनी चाहिए। इस बात पे थोड़ा विवाद हुआ। कमेंट्स आ रहे हैं दर्शकों के कि आप तो ये केस क्या लड़ रहे हैं, आप क्या इंसाफ दिलवाएंगे। यानी ज्यादातर देश का जो गुस्सा है वो कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, लेकिन जो वकील हैं वो कह रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट, बड़ी पनिशमेंट है, वही होनी चाहिए। ये उनकी अपनी निजी सोच है। दर्शकों की सोच क्या है, कमेंट्स में बताइएगा जी। और एक आखिरी बात इसमें, जो हम जिस सिरे से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, दोनों हत्यारों के बीच क्या समानता थी, वो रात भी जो है, चाहे वो 16 दिसंबर 2012 की रात हो या 9 अगस्त 2024 की रात हो, निर्भया उनका पहला शिकार नहीं थी। उससे पहले वो लूट चुके थे एक आदमी को। उस रात वो अपराध करते हुए जा रहे थे, शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। उसी तरह ये जो हत्यारा है संजय रॉय, इसने उस रात छेड़खानी की, उस रात किसी को फोन करके बदतमीजी की, सड़कों पे महिलाओं से छेड़छाड़ की, शराब पी। तो दोनों ही केसेस में उस रात इन आरोपियों का, वो महिलाएं चाहे निर्भया हो चाहे अभया हो, पहला शिकार नहीं थी। अगर इनको पहले रोका जाता, यानी शराब पी के बस चलाने वालों को अगर ट्रैफिक पुलिस जागृत रहती दिल्ली में, तो शायद निर्भया बचती।
अगर अस्पताल प्रशासन और उसकी सुरक्षा व्यवस्था ये देख रही होती कि हमारे अस्पताल में कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा है, डॉक्टर सुरक्षित हैं नहीं सुरक्षित हैं, तो शायद अभया बच जाती। पुलिस बूथ में उसको रखा जा रहा है जी, पुलिस के लिए वो वॉलंटियर का काम कर रहा है। ये जो भागता हुआ एक पुलिस वाला दिखा था जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इसकी और अनूप दत्ता ASI जो है, तस्वीरें वायरल, तस्वीर बहुत करीबी रिश्ता बताया जा रहा है। उन्हीं के बूथ में रह रहा है, तो इसकी जो सोच होगी ASI नहीं जानता होगा किस तरह से महिलाओं से। पुलिस भी ऐसे अपराधी के साथ अगर रह रही है तो पुलिस भी अपराधी है और इसको बचाया है सर इसने। ये जो ASI अनूप दत्ता है, इस पर ये आरोप लग रहे हैं कि कई बार थाने में इसके खिलाफ, संजय रॉय के खिलाफ मामला गया है, छेड़खानी से लेके महिलाओं के प्रति इसकी पत्नियों ने शिकायत की। इसके बावजूद इस पर केस रजिस्टर नहीं होता है क्योंकि ASI कहा जा रहा है, ASI अनूप दत्ता का बरत हस्त था, वो दोनों में दोस्ती थी और इसी वजह से इसकी जहाँ पे नियुक्ति हुई थी वहां पे इसने काम नहीं किया, बल्कि पुलिस लाइन में, पुलिस वेलफेयर फंड में काम करने लगा। तो अगर ऐसे लोग पुलिस वेलफेयर में लगाए जाएंगे तो अभया के साथ जो हुआ, मुझे लगता है अभया से पहले भी कई लोगों की इज्जत से खेल चुका होगा, कई महिलाओं की। बिल्कुल, क्योंकि जो ब्रुटैलिटी कर रहा है इस लेवल की आकर, आपको क्या लग रहा है उसने इससे पहले नहीं किया होगा? क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, वो हैवान है और पुलिस का उसको हाथ है उसके सिर के ऊपर। पुलिस बूथ में रह रहा है तो पुलिस वाला ही बन के घूम रहा है, पुलिस की स्टिकर वाली बाइक है उसकी। तो ये एक लाइन में कि पुलिस भी इसके साथ मिली हुई थी। 5 लीटर पेट्रोल मिलता था उसको रोज पुलिस की तरफ से। शर्मनाक चीज है और मुझे लगता है कि वाकई अब अगर अभी भी, पहले निर्भया अब अभया, उसके बाद हम किसी और महिला की बात ना करें, इस तरह से ब्रूटल रेप ना हो भारत में, रोका जाए, तो कानून में बदलाव होने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। हमेशा लगता है उस समय निर्भया के वक्त भी बहुत पूरा समाज उतर गया था, लेकिन अब आपकी क्या सोच है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो हमने चर्चा की कि ये जो दरिंदे होते हैं इनका आपस में भले खून का रिश्ता ना हो लेकिन हैवानियत का रिश्ता बिल्कुल बहुत पुख्ता होता है। और इस तरह के जो दरिंदे हैं, जैसा कि मुनीष जी भी बता रहे थे, एक तो इनकी मानसिक विकृति मिलती है, दूसरा ये है कि ये लोग सिस्टम की वजह से पनपते हैं। अगर ये लोग सिस्टम अपना काम सही तरीके से करता तो ये लोग इस तरह की जघन्य घटनाएं नहीं कर पाते। इसलिए इसमें फेलियर जो है वो सिस्टम का भी है और उस पर गहरे सवाल ममता बनर्जी पे भी उठते हैं कि आप प्रिंसिपल जो थे, बिल्कुल, उनको पहले सुसाइड बताया जा रहा है इस मामले को, उसके बाद आप उनकी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने भी बचने की कोशिश की बहुत। और आरोप परिवार ये भी लगा रहा है अभया का कि भैया पैसे दिए गए घर आके कि पैसे ले लीजिए, चुप हो जाइए, यानी मुंह बंद रखिए। तो शर्मनाक है, ये बेहद शर्मनाक है। आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की और इस तरीके से अगर आपने किया है तो बहुत शर्मनाक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता लगेगा कि आगे हमें और कौन सा वीडियो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।